हेलो गाइस। आगे हम आपके लिखवाने वीडियो लेके तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे भाई टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स के बारे में। क्योंकि कई लोगों को अब जैसे लास्ट डेट आ चुकी है फाइनेंशियल ईयर 1920 की टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए जो है 31 दिसंबर 2020। अभी के लिए तो यही है, लेट्स सी। रिप्रेजेंटेशंस कही जा रही है ड्यू डेट इंक्रीज करने के लिए, बट देखते हैं क्या होता है। बट क्योंकि ड्यू डेट नज़दीक आ चुकी है, हो सकता है कि कई सारी टैक्स ऑडिट्स अभी तक बाकी हो। एंड हो ये भी सकता है कि शायद आपको आइडिया ना हो कि हमारी इस केस में या इस एसएससी के केस में टैक्स ऑडिट हमको करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हम सिर्फ रिटर्न भर के एक बार के लिए फाइनल कर सकते हैं और हमारे पास हमारे ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी, टैक्स ऑडिट की लायबिलिटी नहीं आएगी। बिकॉज अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा कि टैक्स ऑडिट अगर आपको करनी चाहिए थी बट आपने नहीं की तो भी उस क्लाइंट के ऊपर 1.5 लाख तक की पेनल्टी आ सकती है। तो इसलिए ये सेक्शन पता होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपने बुक्स तो चलो मेंटेन कर ली होगी, अब ITR 3 भी भर देंगे पूरी तरीके से, बट टैक्स ऑडिट होना या ना होना उस चीज़ के ऊपर 1.5 लाख तक की पेनल्टी आ सकती है। सो हम इस जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है टैक्स ऑडिट को लेकर। क्योंकि कई जगह कई लोगों को कन्फ्यूजन है कि 44 AD के अंदर टैक्स ऑडिट होगी या नहीं होगी, 44 AB के अंदर टैक्स ऑडिट होगी, या फिर जो 5 करोड़ की लिमिट है उसका क्या इम्पोर्टेंस है या वो कब लगेगी, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है टैक्स ऑडिट की, वो है कि भाई एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शैल इफ हिज टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड्स 1 करोड़ रुपीज़। ठीक है। तो इसमें बात हो रही है एवरी पर्सन की। तो अगर हम सेक्शन देखें और ध्यान से पढ़े तो अभी हम लोग इस वीडियो में खाली बिजनेस की बात करेंगे, हम प्रोफेशन के टैक्स ऑडिट पे नहीं जाने वाले, क्योंकि वो मेरे हिसाब से कंपेरेटिवली थोड़ा इजी है। तो हम बिजनेस की बात करते हैं। एवरी पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस शेल इफ इज टोटल सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स एज द केस में बी इन बिजनेस एक्सीड और एक्सीड्स। ठीक है। तो इसमें एक्सीड और एक्सीड्स का ये सब जो वर्ड्स थोड़े थोड़े ये लोग यूज़ करते हैं, इसका हम लोग कुछ अगर देखने जाएं तो ये बात करें एक पर्सन की। मतलब अगर आप एक पर्सन एक से ज़्यादा बिजनेसेस मैनेज कर रहा है या रन कर रहा है, तो उस केस में उसके अगर टोटल टर्नओवर, ठीक है, क्योंकि यहाँ टोटल की बात हो रही है, टोटल सेल्स टर्नओवर रिसीट्स, ये सब अगर 1 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो इसमें एक्सीड और एक्सीड्स का मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंस यही है, क्योंकि ये लोग इंडिकेट करना चाह रहे हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा बिजनेस चला रहे हो तो हर एक का आपको टोटल करना है। तो उन सब का मिला के अगर एक्सीड्स 1 करोड़ तो उस केस में आपको अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 44 AB। ठीक है। तो 1 करोड़ से ऊपर आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। अब एवरी पर्सन मतलब इसमें हर कोई आ गया, बिजनेस, इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फर्म, LLP, कंपनी, सब लोग इसके अंदर आ जाएंगे। तो उन लोगों को अगर वो बिजनेस रन कर रहे हैं और उस बिजनेस का टर्नओवर, तो इसमें कई लोग क्वेश्चन ये होता है, नंबर 1 क्वेश्चन जो सबसे पहले आता है कि भाई अगर हमारे एक्सपेंसेस एक्सीड कर रहे हैं 1 करोड़ से और पर हमारी इनकम मान लेते हैं 50 लाख की और हम लॉस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो क्या हमको 44 AB फर्स्ट जो सबसेक्शन उसके अंदर ऑडिट करना पड़ेगा? तो मेरे हिसाब से तो आंसर नो होगा। क्योंकि इधर बात हो रही है कि टर्नओवर आपका जो सेल्स है, रिसीट्स है, वो एक्सीड करनी चाहिए 1 करोड़ से, ना कि आपके एक्सपेंसेस या परचेजेस। तो वहाँ मेरे हिसाब से मेरा ओपिनियन ये है कि आपको ऑडिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोवाइजो पे। प्रोवाइजो, बट हम आगे देखेंगे कि क्या लॉस के अंदर टैक्स ऑडिट कराना ज़रूरी आता है, नहीं आता है, कब आता है, वो भी हम देख लेंगे। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ पर्सन, ये एक प्रोवाइजो नया ऐड हुआ था इसी साल से। अब ये लोगों को, कई लोगों को कन्फ्यूजन था कि भाई ये प्रोवाइजो इस साल से एप्लीकेबल है या फिर नेक्स्ट ईयर से होगा, क्योंकि ये बजट 2020 में इंसर्ट किया गया था प्रोवाइजो। बट मैं बताना चाहूँगा कि बेस्ड ऑन दी कि जो भी जो बिल हुआ था उसके अंदर जो लिखा था कि ये क्लॉज कब से एप्लीकेबल होगा, प्लस अगर आप अभी जो नए ITR है उनको देखेंगे तो उन सब में ये नई कंडीशन इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी कर दी गई है 5 करोड़ की। तो ऑब्वियसली ये इसी फाइनेंशियल ईयर 1920 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसकी अब अगर आप टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी देख रहे हैं तो उसमें आप इस प्रोवाइजो का बेनिफिट या इम्पोर्टेंस ज़रूर देखेंगे। अब हम बात करते हैं प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ पर्सन बीइंग हुज एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट्स रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स टर्नओवर or gross receipts during the previous year in cash does not exceed 5% of the said amount। मतलब अगर आपकी कोई रिसीट्स आ रही है इंक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ रिसीट ऑन सेल्स, मतलब ये लोग सेल के अलावा भी कोई भी टाइप की आपको अगर रिसीट्स आ रही है अपने बिजनेस में,
ठीक है ना, कोई भी टाइप की रिसीट्स बिजनेस में आ रही है, तो उस केस में उस चीज़ को, अगर वो कैश में आ रही है, ठीक है, तो वो 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता ऑफ टोटल रिसीट्स। मतलब मान लेते हैं आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया कैश में बिजनेस में, तो वो भी 5% से ज़्यादा अगर हो गया ऑफ टोटल रिसीट्स, तो उस केस में आप ये 5 करोड़ की लिमिट यूज़ नहीं करवाएंगे। और बीच में वर्ड जो यूज़ किया है वो एंड, मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज़ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और सिमिलर कंडीशंस पेमेंट की भी है, कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं कोई कैश में इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर, ठीक है, इंक्लूडिंग अमाउंट इनकम फॉर एक्सपेंडिचर इन कैश, मतलब ये लोग इंक्लूडिंग जब यूज़ किया गया, मतलब सब कुछ तो आपका हो ही रहा है इसके अंदर इंक्लूड, प्लस इंक्लूड स्पेसिफिकली कर रहे हैं एक्सपेंडिचर को, करेक्ट। तो उस केस में ये कह रहे हैं कि वो एक्सपेंडिचर या पेमेंट भी जो आपका कैश में हो रहा है पेमेंट एक्सपेंडिचर्स और के लिए, वो 5% से कम होना चाहिए कैश में, करेक्ट। मतलब आप बैंक से करें, कोई और बैंकिंग चैनल से करें, एनईएफटी से करें, उन सबको यहाँ इंक्लूड नहीं किया, यहाँ कैश की बात हो रही है। तो अगर वो 5% से एक्सीड कोई भी दोनों में से कोई चीज़ कर जाएगी, तो ये प्रोवाइजो आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। बट अगर वो एक्सीड नहीं कर रही, तो आपके लिए जो 1 करोड़ की लिमिट थी वो कन्वर्ट हो जाएगी 5 करोड़ में, करेक्ट। तो 1 करोड़ की लिमिट कन्वर्ट हो जाएगी 5 करोड़ में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो मतलब अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है, तो भी आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू फुलफिल दिस टू कंडीशंस, आप नॉर्मली अपना ITR 3 भर सकते हैं, या ITR 5 या ITR 6, जो भी आपको एप्लीकेबल होता है वैसे आप भर सकते हैं। तो ये खाली इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। सो ऐसा ना सोचे कि ये खाली इंडिविजुअल्स के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा है एवरी पर्सन, इधर ऊपर पर्सन की बात हो रही है, एंड नॉट ओनली इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप, फर्म, LLP जो भी हो, अगर आपका 5 करोड़ तक टर्न, जैसे आजकल क्या हो रहा है, कई लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे, तो उन लोगों का मोस्टली सारा सेल रिसीट्स तो ऑनलाइन ही आएगा। प्लस वो लोग खर्चे भी सारे मोस्टली आजकल अब ऑनलाइन करने लग गए हैं। तो अगर आप उनमें से हैं जो सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं, तो उस केस में आपका 5 करोड़ का लिमिट माना जाएगा, ना कि 1 करोड़ का फॉर टैक्स ऑडिट। अब इसमें कई लोग बोलते हैं कि भाई हम तो इंडिविजुअल हैं जिनको 44AD मिलता है, तो हमारा तो वैसे भी 2 करोड़ का लिमिट है टैक्स ऑडिट का, तो फिर ये इस प्रोविज़न का फ़ायदा क्या है, या किसको मिलेगा ये प्रोविज़न का फ़ायदा, क्योंकि हम हमारे पास तो ऑलरेडी 2 करोड़ की लिमिट्स है। बट उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे कंपनीज़ भी है, LLPs भी हैं, जिनको 44AD का बेनिफिट नहीं मिलता, उन लोगों के लिए 1 करोड़ ही नॉर्मल लिमिट थी। बट अब बिकॉज ऑफ दिस प्रोवाइजो वो लिमिट बढ़ के 5 करोड़ हो गई है। अब ये चीज़ कई CAs को या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अच्छी भी लग सकती है, कई लोगों को अच्छी नहीं भी लग सकती, बिकॉज टैक्स ऑडिट इज़ अ वेरी मेजर एंड व्हाट वी से अ कंटिन्यूस सोर्स ऑफ इनकम हम बोल सकते हैं, क्योंकि हर साल ऑडिट करवाएगा कोई इंसान, तो वो चीज़ है। बट इसमें यही है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स आप तो दोनों को एक साथ ही देखिए, वो 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए इन कैश ऑफ टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट्स। अगर ज़्यादा है तो आपकी लिमिट 1 करोड़ ही रहेगी, और अगर ज़्यादा नहीं है इन कैश, तो आपकी लिमिट 5 करोड़ हो जाएगी टैक्स ऑडिट की। अब हम नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रोवाइजो देख लेते हैं, कि भाई 44AD की ऑडिट कब करानी है एक पर्सन को। तो एवरी पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस शेल, इफ द provisions of subsection 4 of section 44AD are applicable in his case and his income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax इन एनी प्रीवियस ईयर। मतलब एक पर्सन को ऑडिट तब करानी है 44AD के अंदर, जब वो 4484 की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, मतलब अप्लाई हो रही है उसको, फुलफिल तो क्या कर रहा है, वो एप्लीकेबल हो रही है उसके बिजनेस उसके ऊपर, एंड हीज इनकम एक्सीड्स 2.5 लाख, दैट इज़ द मिनिमम बेसिक एग्जामेशन लिमिट। अगर वो सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख, तो जो भी मिनिमम बेसिक एग्जामेशन लिमिट है वो लग जाएगी। और अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उसके लिए तो ज़ीरो होती है, करेक्ट। तो उस तरीके से अगर आप 44, मेनली तो इसमें 44AD 4 है, बाकी सब तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम देख लेते हैं भाई 44AD 4 क्या है। अब हम देख लेते हैं 44AD 4 ये कहता है, वेर एन एलिजिबल SSC डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। तो ये पहला पॉइंट आ गया कि वेर एन एलिजिबल SSC, यहाँ पे एलिजिबल SSC होते हैं इंडिविजुअल, HUF, पार्टनरशिप फॉर्म्स, अगर वो डिक्लेयर करते हैं फॉर एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस,
मतलब पहली कंडीशन तो ये है 4484 में, ये अगर आप डायरेक्ट उठा के देखेंगे तो यही लैंग्वेज मिलेगी। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप 44 AD के हिसाब से कोई भी प्रीवियस ईयर में अपना प्रॉफिट डिक्लेयर कर चुके हैं, करेक्ट, and he declares profit for any of the 5 assessment years relevant to the previous year succeeding such previous year not in accordance with the provisions of subsection 1। सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि आपको 8% या 6% जो भी आपको एप्लीकेबल है उसके हिसाब से प्रॉफिट दिखाना है। तो अगर आप अगले 5 सालों के लिए ये चीज़ फॉलो नहीं करते तो ही शेल नॉट बी एलिजिबल टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोविजन of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which the profit has not been declared in accordance। मतलब 4484 ये बोलता है कि पहली कंडीशन ये है कि आपने प्रीवियस ईयर में, मतलब मान लीजिए अभी हम 1920 फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहे हैं, तो 1819 या उसके पहले के डिक्लेयर्स प्रॉफिट फॉर एनी प्रीवियस ईयर, करेक्ट। तो अगर आप किसी भी प्रीवियस ईयर के लिए आपने 44 AD का प्रोविज़न यूज़ करके अगर अपना इनकम डिक्लेयर किया था, तो मतलब 1920 के पहले के कोई भी प्रीवियस ईयर में, ठीक है, 44 AD के हिसाब से अगर आपने इनकम दिखाई थी और अब आप अगले 5 साल में, मतलब मान लेते हम 1819 की बात कर लेते, आपने 1819 में 44 AD के हिसाब से अपनी इनकम डिक्लेयर की थी, तो अगर आप अब आपको 1819 के बाद के अगले 5 साल तक उसी में इनकम डिक्लेयर करनी है, करेक्ट। अगर आप नहीं करते अगले 5 साल में किसी भी एक साल, तो जिस साल आप डिक्लेयर नहीं करेंगे वो प्लस नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आपको टैक्स ऑडिट कराना कंपलसरी होगा। और यही टैक्स ऑडिट की बात यहाँ पे की गई है 44 AB के अंदर। बट इसमें लोगों का सबसे बड़ा जो चीज़ वो लोग मिस आउट कर देते हैं कि आपको पहले किसी प्रीवियस ईयर में 44 AD के हिसाब से प्रॉफिट दिखाना होगा। तो कई लोग ये सोचते हैं कि मान लेते हैं ये मेरा पहला साल है, मैंने बिज़नेस स्टार्ट ही किया है और मेरे को नहीं हुआ 8% या 6% का प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि मेरा पहले साल बहुत बड़ा खर्चा हुआ है कोई, तो उस केस में लोग समझते हैं कि नहीं, हमको 44 AD का तो ऑडिट कराना ही पड़ेगा भले मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से कम है, बिकॉज मैं 44 AD नहीं फॉलो कर रहा हूँ और मैं 44 AD से बाहर हो गया हूँ। पर वैसा नहीं है। अगर आप ये प्रोविज़न थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो इधर कहा गया है कि आपने कोई पहले के साल में 44 AD में प्रॉफिट दिखाया है पहले, बट क्योंकि आप नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आपने नहीं दिखाया होगा आज तक 44 AD के प्रोविज़न में कोई प्रॉफिट, तो इसलिए आपको पहले साल ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप नॉर्मली आज तक ITR 3 भर रहे थे, पूरा बैलेंस शीट P&L भर रहे थे, तो उस केस में भी आपने 44 AD के अंदर प्रॉफिट नहीं दिखाया कभी, तो आपको आगे भी कभी ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका 6% या 8% से नीचे भी जाता है प्रॉफिट तो भी। सो मेरे हिसाब से दिस इज़ माई ओपिनियन। आप अपने कंसल्टेंट को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं उससे कि उनका क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन यही है इसको रीड करने के बाद, बिल्कुल नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं अपने ओपिनियन। अगर आपके कोई और है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हो सकता है कई लोग प्रैक्टिकली ऑडिट करवाएं टू बी ऑन अ सेफर साइड, बट इफ़ यू गो स्ट्रिक्टली बाय लॉ, अगर आप लाइन बाय लाइन इस चीज़ को देखें तो मेरे हिसाब से तो ऑडिट कराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यही था बेसिकली 44 AB और 44 AD, और इन दोनों के बीच का कन्फ्यूजन कि टैक्स ऑडिट कब कराना है। मेरे हिसाब से इसके अंदर काफ़ी कुछ हमने क्लियर कर लिया होगा। अगर आपका फिर भी कोई क्वेरी रहता है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं हमको, या फिर अगर आपको किसी एक्सपर्ट से सलाह चाहिए कि हाँ भाई उनको ऑडिट कराना है नहीं कराना है क्या है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके कंसल्टेशंस भी बुक कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। यू विल गेट अ फ़ोन कंसल्टेशन फॉर अराउंड हाफ एन आवर। उसमें आप जो चाहें वो उनसे पूछ सकते हैं क्वेरीज अपनी, करेक्ट। आप जैसे ही कंसल्टेशन बुक करेंगे आपको विदिन 24 आवर्स हमारी टीम एंड एज वेल एज द कंसल्टेशन खुद भी आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे ओवर ईमेल और टेक्स्ट मैसेज वॉट एवर, एंड देन यू कैन शेड्यूल अ कॉल विथ हिम और हर एंड गेट योर आंसर्स ओवर अ फ़ोन कॉल। सो ये आई थिंक काफ़ी अच्छा हो जाएगा अभी काफ़ी लोगों के लिए कि उनको जो भी क्वेरीज हो कि उनको टैक्स वेट कराना है नहीं कराना, या उनका क्या कन्फ्यूजन है, सो वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कोई वीडियोज़ के लिए। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।